हेलो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए महत्वपूर्ण एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन और उन क्वेश्चंस का हल आगामी एमसीक्यू टाइप की जो एग्ज़ाम होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप की जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने यहाँ एक प्रश्नावली फोरम में ये शुरू किया है और ये है कि भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का सीधा शासन कब से प्रारंभ हुआ। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर कंपनी जो आई थी 31 दिसंबर 1600 को, 31 दिसंबर 1600 को कंपनी बनी और कंपनी ने भारत पर शुरुआत में व्यापार किया। व्यापार करने के बाद में उसने सीधा शासन कब से प्रारंभ किया था, यानी कंपनी का भारत के ऊपर शासन कब से प्रारंभ हुआ था, वो हुआ था 1773 में। 1773 में इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट लेके आया, यानी कंपनी के शासन को नियोजित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए। और उसमें जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और उसे वॉरेन हेस्टिंग्स जो था उसे पहला गवर्नर जनरल बंगाल का बनाया गया। और इसके साथ ही कंपनी का भारत के ऊपर शासन प्रारंभ हो गया। अब अगर 1765 में देखें तो 1765 में इलाहाबाद की संधि कंपनी बंगाल के अवध के नवाब के साथ में इलाहाबाद की संधि करती है और वो इलाहाबाद की संधि में अवध का नवाब और कंपनी के मध्य ये संधि होती है। इस संधि में प्रोविजंस थे कि कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा से राजस्व की वसूली कर सकती है। 1833 का जो एक्ट था उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। किसको बनाया गया था? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। यानी पहले जो गवर्नर जनरल होता था वो केवल बंगाल के लिए होता था, लेकिन इसके बाद में इसे संपूर्ण भारत के ऊपर बना दिया गया। और वो पहले कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन बने थे? पूरे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। वो 1833 के एक्ट में बनाया गया था। फिर था 1858 का एक्ट। इस 1858 के एक्ट में भारत की स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसे भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा। इस 1858 के एक्ट को भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा गया और इस एक्ट में कंपनी का शासन समाप्त हो गया। यानी कंपनी का शासन समाप्त होके और सीधा ब्रिटिश ताज का शासन यानी ब्रिटिश राजकुमारी का शासन प्रारंभ हो गया था। तो इसमें कंपनी का शासन कब से प्रारंभ हुआ? 1773 से। और ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन, अप्रत्यक्ष रूप से शासन कब से प्रारंभ हुआ? 1858 में। अब प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन का प्रयोग किया गया? यानी प्रांतों में, राज्यों में पहली बार द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया। तो देखते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन कब से प्रारंभ हुआ? तो वो हुआ भारत शासन अधिनियम 1919 से। तो 1909 में क्या था? प्रांतों में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई। और जो 1919 का अधिनियम था उसमें प्रांतों में द्वैध शासन स्टार्ट किया गया और उस शासन में जो द्वैध शासन था उसमें प्रांतीय विषयों का विभाजन किया गया दो प्रकार से, एक हस्तांतरित और एक आरक्षित, जिनके ऊपर गवर्नर जनरल, मंत्री परिषद
और उनकी सलाह से कार्य करता था। अब है भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें जो संघीय संविधान व्यवस्था बनी उसके रिगार्डिंग था, जिससे कि इस शासन अधिनियम से लगभग 60% से अबोव भारतीय संविधान में हूबहू लिया गया है। अब भारत में गणतंत्रीय शासन व्यवस्था कहां से ली गई, यानी भारतीय संविधान की जो स्रोत है उनमें गणतंत्रीय शासन व्यवस्था कहां से ली गई? जापान से, ब्रिटेन से, अमेरिका से या फ्रांस से? तो जो गणतंत्रीय शासन व्यवस्था थी वो भारत की कहां से ली गई थी? फ्रांस से ली गई थी। अब गणतंत्रीय शासन व्यवस्था में क्या होता है? गणतंत्रीय व्यवस्था में कि जहां का राज्याध्यक्ष यानी कि भारत का जैसे राष्ट्रपति मान लो, वो क्या होगा? वंशानुगत न होकर के जनता द्वारा चुना जाएगा, जनता का प्रतिनिधि होगा। तो भारत का राज्याध्यक्ष यानी राष्ट्रपति कैसे होता है? जनता का अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि, यानी लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो उन्हें मिलकर के निर्वाचित करते हैं। तो वो राजा नहीं होगा, न वंशानुगत होगा, वंशानुगत नहीं होगा। अब वंशानुगत कहाँ होता है? ब्रिटेन में जो होता है वो वंशानुगत राजा होता है। अब है कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? जो भारतीय उपराष्ट्रपति का पद है वो कहां से लिया गया है? कनाडा से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से और अमेरिका से। तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू। कौन है? एम वेंकैया नायडू। और ये पद कहां से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से ये पद लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है? संघीय व्यवस्था। आयरलैंड से लिए गए नीति निर्देशक तत्व। और ऑस्ट्रेलिया से क्या ली गई है? समवर्ती सूची। कौन से देश से क्या लिया गया है? इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन या उससे रिगार्डिंग की किससे मिलान करो, इससे संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। अब संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, यानी संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर और 26 नवंबर। तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, और इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। जो दूसरी बैठक हुई थी उसमें स्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए थे। 13 दिसंबर को क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव था। तो पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी, हरेंद्र मुखर्जी, राजेंद्र प्रसाद। तेरह दिसंबर को क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव। क्या रखा गया था? उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। किनके द्वारा रखा गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किनके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया था। अब है निम्न में से असंगत की पहचान करो, यानी ये समिति है और इस समिति के अध्यक्ष, जो संविधान सभा में जो समितियां थी उन समितियों में से कौन सी समिति के कौन अध्यक्ष थे, उनसे असंगत की पहचान करो। तो प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संवैधानिक सलाहकार BN राव, कार्य संचालन समिति KM मुंशी और मूलाधिकार समिति जवाहरलाल नेहरू। तो इनमें से प्रारूप समिति के थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सही है। संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। कार्य संचालन समिति KM मुंशी जी थे। अब मूलाधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे वल्लभ भाई पटेल। और साथ साथ मूलाधिकार समिति के साथ साथ वल्लभ भाई पटेल जी और किसके थे?
अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष भी थे। और जवाहरलाल नेहरू जी किसके थे फिर? तो वो थे संघीय शक्ति समिति के। अब है संविधान में 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? यानी संविधान में, मूल संविधान जब बना था उसमें कितनी अनुसूचियां थी, वर्तमान में कितनी अनुसूची है, और उनमें से 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो मूल संविधान था, उसमें कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कितनी थी? 8। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। और उसमें से 10वीं अनुसूची का संबंध किससे? भूमि सुधार से, दल बदल से, पंचायती राज से और नगरीय निकायों से। तो 10वीं का संबंध है दल बदल कानून से। दल बदल कानून कब था? 52वें संविधान संशोधन द्वारा आया था ये। बावनवें संविधान संशोधन द्वारा था दल बदल कानून। इससे क्या आशय है कि अगर कोई राजनीतिक दल या राजनीतिक चुनाव चिन्ह से लड़ा हुआ व्यक्ति किसी चुनाव को जीतने के बाद में अगर दूसरे दल की सदस्यता अर्जित कर लेता है तो वह क्या होगा? उसके ऊपर दल बदल कानून लागू होगा। यानी उसके आधार पर, इस कानून के आधार पर उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी विधायिका से। और अब है कि भूमि सुधार किस अनुसूची में है? तो वो है 9वीं में। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन कब जोड़ी गई थी? पहला संविधान संशोधन था 1951 का, उसके द्वारा जोड़ी गई थी। और इस 9वीं अनुसूची में क्या प्रोविजन थे कि कोई भी कानून अगर इस 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा उसकी न्यायालय व्याख्या नहीं कर सकता। लेकिन 24 अप्रैल 1974 को 24 अप्रैल 1973 से केशवानंदवाद इसके बाद में इसमें डाले गए किसी भी विषय के ऊपर न्यायालय उसकी व्याख्या कर सकता है। अब पंचायती राज के लिए कौन सी है? 11वीं अनुसूची है जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। नगरीय निकायों से 12वीं है जो कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। अब है प्रस्तावना में अब तक कुल कितनी बार संशोधन किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना, और प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो वो है 1, 2, 3 और 4। तो अब तक कितनी बार किया गया है? 1 बार। तो क्या संविधान प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? ये 1 बार किया गया है। वो कब किया गया? 42वें संविधान 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और उसमें क्या शामिल किया गया था? 3 शब्द शामिल किए गए थे प्रस्तावना में जब संशोधन किया गया। तो समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये 3 शब्द उसमें शामिल किए गए थे। अब अनुच्छेद 19 में नागरिकों को कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है? यानी स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से 22 तक, और उसमें से अनुच्छेद 19 में नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है? वो है 4, 5, 6 और 7। तो वर्तमान में कितने प्रकार की है? वो है 6 प्रकार की। मूल संविधान में जब संविधान बना था उस टाइम में कितनी थी? मूल में
7 प्रकार की थी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा, किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें से संपत्ति की स्वतंत्रता को हटा दिया गया था। संपत्ति की स्वतंत्रता को डिलीट कर दिया गया था, जो 19(1)(f) में शामिल थी, उसे डिलीट कर दिया था। तो अब जो 6 स्वतंत्रताएं हैं वो कौन कौन सी है? वाक एवं अभिव्यक्ति की, जिसमें मीडिया या हम जो भी बोलते हैं वो सारी चीज इसमें शामिल। वाक एवं अभिव्यक्ति की होगी। दूसरी होगी शांतिपूर्ण सम्मेलन की, बिना हथियार के। शांतिपूर्ण सम्मेलन, किसी सकारात्मक कार्य के लिए संघ बनाने की, संघ बनाने की। भ्रमण करने की, संपूर्ण भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। बस जाने की, भारत के किसी भी भाग में कोई भी व्यक्ति बस सकता है। और जो 6वीं थी वो डिलीट कर दी गई, संपत्ति का अधिकार। 7वीं आजीविका कमाने की, आजीविका की। तो इस प्रकार से वर्तमान में भारतीय नागरिकों को ये 6 स्वतंत्रता प्राप्त है। अब है अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अपराधों के लिए 2 सिद्धि, यानी जो अपराध कर दिया उसके बाद में 2 सिद्धि को लेकर के जो अपराधी है, जो अभियोजक है, उसके लिए, उसके संरक्षण के लिए अनुच्छेद 20 है। अपराधी के संरक्षण के लिए है ये अनुच्छेद 20। तो इसमें उसके क्या कौन सा है? अनुच्छेद 20। और उस 20 में कितने प्रकार की है? वो इसमें 3 आर्टिकल दे रखे हैं, 20(1), 20(2) और 20(3). 1 में क्या है कि जो अपराध किया है, अपराध के समय जो कानून था उसी कानून के तहत उसे सजा मिलेगी, न कि बाद में कोई कानून बनाकर उसे सजा दी जाएगी। यानी अपराध के समय कानून, यानी आज अगर कोई अपराध किया है तो आज जो कानून है, आज किसी ने अपराध किया, कोई भी चोरी की, उस चोरी में अगर 1 साल की सजा है तो वो 1 साल की सजा ही होगी। ये नहीं है कि कल अगर कोई नया कानून आया और उस कानून में 3 साल की सजा का प्रावधान हुआ और इसी चोरी का, तो उसे 3 साल की सजा दे दी जाए। नहीं, उसमें केवल 1 साल की सजा ही होगी, अपराध के समय जैसा कानून है वैसा। लेकिन ये केवल जो दंडिक प्रवृत्ति के कानून होते हैं, जो क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं, उन्हीं पर लागू होते हैं, न कि सिविल कानून में। जो संपत्ति संबंधी मामले होते हैं उनमें बाद में भी बना हुआ कानून लागू हो जाता है। अपराध धारा 20(2) में, अनुच्छेद 20(2) में क्या है कि दोहरे दंड से, यानी एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। और धारा 3 में है कि स्वयं के खिलाफ गवाही के लिए तैयार नहीं किया जा सकता। जो अपराध किया है वो स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं होगा और नहीं उसे मजबूर किया जाएगा कि वो स्वयं के खिलाफ ऐसे कोई गवाही दे दे। अब है संविधान में मूल कर्तव्य किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? ये जोड़े गए थे किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? के एम पुंची, जे एस वर्मा, सरकारी आयोग, शरण सिंह समिति।
तो जो मूल कर्तव्य थे ये मूल संविधान में नहीं जोड़े गए थे, बाद में जोड़े गए, और वो थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के ऊपर। तो इस समिति ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी कि 8 मूल कर्तव्य जोड़ लो, किंतु सरकार ने क्या किया कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने जोड़े? टोटल 10 मूल कर्तव्य। और वो किस भाग में जोड़े गए? संविधान के भाग 4 के में, भाग 4 के में। और अनुच्छेद किसमें है? ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 51 के। और इसके बाद में वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? वर्तमान में है 11 मूल कर्तव्य। कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। इनमें से जो 11वां मूल कर्तव्य था वो कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 11वां जोड़ा गया है। 86वां संविधान संशोधन द्वारा। और इसमें क्या शामिल है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे जिनके माता पिता उन्हें शिक्षा दिलाएंगे, यानी 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे उनके माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि वो उन्हें शिक्षा दिलाएं। अब नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति, यानी जो नीति निर्देशक तत्व है उनकी प्रकृति कैसी होगी? न्यायालय में वाद योग्य है, अवाद योग्य है, लागू करवाने के लिए सरकार को बाध्य कर सकता है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नीति निर्देशक तत्व जो कहां से लिए गए हैं? ये आयरलैंड के संविधान से। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। और ये न्यायालय में लागू करवाया जा सकता है या नहीं करवाया जा सकता? तो नीति निर्देशक तत्व क्या है? सरकार को निर्देश देने वाले कानून है, निर्देश देने वाले प्रोविजंस हैं कि सरकार इस दिशा में काम करे, लेकिन उसके लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता, न्यायालय का सहारा नहीं लिया जा सकता, और न्यायालय ये आदेश नहीं दे सकता कि सरकार जो नीति निर्देशक तत्वों में जो कल्याणकारी कार्य हैं या जो अभियोजनकारी कार्य हैं उन्हें प्रोत्साहित करे या उनको लागू करे। उसके लिए केवल सरकार के ऊपर टिप्पणी कर सकता है, लेकिन उसे वाद ये नहीं कर सकता है कि उसे बाध्य कर सकता है। तो ये होगा न्यायालय में अवाद योग्य है, यानी हम लोग उसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते कि सरकार को ये कार्य करना ही चाहिए या ये कार्य नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते। ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए, और संविधान के कहाँ शामिल है? भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व हैं। इनके ऊपर सरकार लगातार अब है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन में मिला था? 35वें में, 36वें में, 61वें में और 69वें में। तो क्या था कि पूर्ण राज्य का दर्जा, जब संविधान वो राज्य पुनर्गठन किया गया 1956 में, तो पूर्ण राज्य कुल कितने थे? 14। 1956 में कुल राज्य कितने थे? 14 राज्य थे। तो सिक्किम को उसके बाद में संविधान संशोधन करके पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, तो 35वां में सिक्किम को मिला था सह राज्य का दर्जा। क्या मिला था? सह राज्य का दर्जा। और 36वां में, जो 36वां संविधान संशोधन था उसमें पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और सिक्किम कौन सा स्टेट बना था भारत का? 22वां स्टेट बना था, 22वां राज्य बना। अब 61वें संविधान संशोधन में क्या था कि जो मतदान करने की आयु थी अनुच्छेद 326 में, उससे 61वें संविधान संशोधन से पूर्व
21 वर्ष की थी, जिसे घटा करके 18 वर्ष की कर दी गई थी। अनुच्छेद 326 में वर्णन है कि मतदाता की आयु कितनी होगी। तो वर्तमान में एक मतदाता कितनी आयु का बन सकता है? 18 वर्ष जिसने प्राप्त कर ली वो मतदाता बन सकता है। 69वें संविधान संशोधन में एनसीआर क्षेत्र, एनसीआर दिल्ली के संबंध में है, और इस संविधान संशोधन में अनुच्छेद 239 के जोड़ा गया। उसमें था कि एनसीआर क्षेत्र को डिफाइन किया गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कौन सा होगा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन कौन से राज्यों के हिस्सा शामिल होगा। और 239 के साथ में 239 के भी इसमें जोड़ा गया, और उसमें कहा गया कि दिल्ली में एक विधानसभा होगी और उस विधानसभा में कुल एमएलए संख्या होगी 70, और उन 70 में से 7 ही सदस्य क्या होंगे? मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे। 70 सदस्य की विधायिका होगी और उनमें से 7 एमएलए मंत्री होंगे। जबकि यानी ये तो 10% हुआ, जबकि भारत में के अन्य राज्यों के लिए राजस्थान या लोकसभा या संसद के लिए कितने प्रतिशत मंत्रिपरिषद हो सकते हैं? वो हो सकते हैं 15%। और दिल्ली में कितने प्रतिशत हो सकते हैं? 10%। अब है कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में सही का मिलान करो। ये राष्ट्रपति जी हैं और ये तथ्य इनके बारे में कौन सा सही है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन और वीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे? भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर वीवी गिरी, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। इस प्रकार के क्वेश्चन जब पेपर में देखे जाते हैं तो आप मिलान सबसे पहले उनको करो जो आपको सही से आ रहा है, उसके बाद में आप ऑप्शन पे जाओ कि कौन कौन सा कट रहा है सीधा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सीधा कट गया। अब बचे ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 में से देखा कि प्रथम राष्ट्रपति, या फिर आप डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के बारे में जानते हो, या नीलम गिरी जी के बारे में जानते हो, वीवी गिरी जी के बारे में, या नीलम संजीव रेड्डी। अगर इनमें से किसी भी एक के बारे में जानते हो तो पहले उसे मिलान करो। जैसे मानो कि वीवी गिरी, तो वीवी गिरी को देखा कि द्वितीय चरण की मतगणना में विजय हुए थे। तो अब ये देखो कि 3 में 2 कहाँ आ रहा है? तो 3 में 2 आ रहा है, ये रहा। तो अब 1 और 1 ये भी कट गए 2, तो आपका उत्तर ये भी सही हो गया। अब 2, अब औरों को देख लो आप। 2 में 3 डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई और नीलम संजीव रेड्डी जी की निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में ये ऑप्शन देख करके और हल करना आना चाहिए। अब राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में है? अध्यादेश राष्ट्रपति कब जारी कर सकता है, किन किन परिस्थितियों में जारी कर सकता है, किन किन विषयों के ऊपर जारी कर सकता है, और उसका प्रभाव कितने समय तक रहता है, ये देखना है। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है, 123 में है, 71 में है और 61 में है। तो ये राष्ट्रपति जारी करेगा अनुच्छेद 123 में। अब 123 में अगर अध्यादेश जारी करता है तो अध्यादेश कब जारी कर सकता है? जब संसद के दोनों या कोई एक सदन अगर अधिवेशन में नहीं हो तो जारी कर सकता है। और वो जारी किन किन विषयों के ऊपर जारी करेगा? वो करेगा संघ सूची पर व समवर्ती सूची पर। समवर्ती सूची पर। अब अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ हो अनुच्छेद 356 के तहत, तो ये राज्य सूची पर भी जारी कर सकता है। और इसका प्रभाव कब तक होगा? इसका प्रभाव होगा कि प्रथम वो अधिवेशन की बैठक होगी, अधिवेशन से 6 सप्ताह बाद तक, 6 सप्ताह तक उनका प्रभाव रहेगा। यानी एक अधिवेशन और दूसरे अधिवेशन के मध्य अधिकतम कितनी समयावधि होती है?
तो वो होती है 6 माह की। कितने माह की? 6 माह की। और 6 माह के बाद में बैठक से 6 सप्ताह बाद तक इसका प्रभाव रहता है। यानी कुल समय अवधि कितनी हुई? कुल समय अवधि हुई 6 माह और 6 सप्ताह तक। 6 माह और 6 सप्ताह तक इसका प्रभाव रहता है। अब इसे आगे जारी रखने के लिए या तो जो बैठक हो उस बैठक में इसे मंजूर कर दिया जाए, अन्यथा इसका प्रभाव ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। और अनुच्छेद 213 में राज्यपाल जारी करता है। इसमें कौन करता है? राज्यपाल। और इसमें राष्ट्रपति करता है। अब है, निम्न में से किस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता? तो राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है? अनुच्छेद 352 के तहत। तो किन किन आधारों पर लगाया जा सकता है और कौन से आधार है जिन पर नहीं लगाया जा सकता? यानी युद्ध हो तो लगाया जा सकता है, भारी आक्रमण के समय लगाया जा सकता है, आंतरिक अशांति और सशस्त्र विद्रोह। यानी अब तक इन 3 आधारों पर तो लग चुका है, लेकिन ये आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था 1975 में। उसके बाद में 44वें संविधान संशोधन, द्वारा इसको डिलीट कर दिया गया, इस शब्द को, और इसके जगह ये जोड़ा गया कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू किया जा सकता है। सशस्त्र विद्रोह से तात्पर्य है कि भारत की सीमा के अंदर अगर आपस में लोग हथियारों के साथ लड़ाई शुरू कर दें तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। और अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया? 3 बार। 1962 में, 1971 में और 1975 में। ये 2 बार हुआ था युद्ध और बाहरी आक्रमण के कारण, और ये हुआ था आंतरिक अशांति के कारण। तो इसी के बाद में 44वें संविधान संशोधन में इसे डिलीट किया गया और सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। अब है, राजस्थान से संसद में कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? संसद में कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? 25, 10, 35 और 12। तो 25 किसमें चुने जाते हैं? लोकसभा में। किसमें? लोकसभा में। 10 किसमें चुने जाते हैं? राज्यसभा में। और संसद किससे मिलकर के बनती है? वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलकर बनेगी। तो संसद में कितने चुने जाएंगे? 35 सदस्य चुने जाएंगे। अब उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु चाहिए? उपराष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति वैसे राज्यसभा का क्या होता है? ये सभापति होता है। तो राज्यसभा के सदस्य के लिए कितनी आवश्यकता है? 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य कितनी आयु का होगा? 30 वर्ष के लिए। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए ये इसका पद सभापति भी होता है, और उसके बावजूद भी इसके लिए उम्र चाहिए 35 वर्ष। 35 वर्ष चाहिए। 30 वर्ष इसके सदस्यों के लिए चाहिए, राज्यसभा के सदस्यों के लिए, और 25 वर्ष जैसे लोकसभा विधानसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए चाहिए। अब भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, देवीलाल जी और लाल कृष्ण आडवाणी। तो जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये 1947 में बने थे और 1950 तक रहे। अंतिम बार भारत के जो उप प्रधानमंत्री बने अब तक वो है लाल कृष्ण आडवाणी। इनके बाद में भारत का कोई उप प्रधानमंत्री नहीं बना। अब है,
मूल संविधान में राज्यों को कितने प्रकार की श्रेणियों में रखा गया था? यानी संविधान जब बना था 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, उस समय राज्यों को कितनी श्रेणी में रखा गया था? 1, 2, 3 और 4। तो उस समय श्रेणी में रखा गया था 4 श्रेणी में, ए, बी, सी और डी। तो राजस्थान किस श्रेणी में था? बी श्रेणी का राज्य था राजस्थान। और अजमेर, राजस्थान का जो केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर, अजमेर को रखा गया था सी श्रेणी में। उसके साथ अजमेर के साथ कुर्ग था कर्नाटका का, तो ये सी श्रेणी में थे जो केंद्र शासित प्रदेश थे। अब राजस्थान में जब भारत में राज्य पुनर्गठन हुआ 1956 में, उस समय कुल कितने राज्य थे? 1956 में थे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। और वर्तमान में कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब है मंत्री परिषद के सदस्य किस अनुच्छेद या किस अनुसूची में शपथ लेते हैं? अनुच्छेद 60, अनुच्छेद गुणंतर, तीसरी अनुसूची और अनुच्छेद 159। मंत्री परिषद के सदस्य, तो अनुच्छेद 60 में क्या है कि राष्ट्रपति की शपथ के बारे में प्रावधान है, राष्ट्रपति लेगा। अनुच्छेद 69 में कौन लेगा? अनुच्छेद 69 में लेगा उपराष्ट्रपति। और तीसरी अनुसूची में, जो तीसरी अनुसूची जो है उसमें कौन लेगा? मंत्री परिषद के सदस्य लेंगे, वो चाहे लोकसभा के या संसद के हो या राज्य मंत्री परिषद के सदस्य हो, वो लेंगे। मंत्री परिषद के सदस्य। और इसके साथ कौन लेंगे तीसरी अनुसूची में? जो न्यायाधीश, न्यायाधीश में तीसरी अनुसूची में लेते हैं। अनुच्छेद 159 के तहत कौन लेगा? राज्य का राज्यपाल। कौन लेगा? राज्यपाल। राज्यपाल लेगा अनुच्छेद 159 के तहत। अब देखिए अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेगा? तो वो लेगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। और अनुच्छेद उपराष्ट्रपति किसके समक्ष लेगा? राष्ट्रपति के समक्ष। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल किसके समक्ष लेगा? वो लेगा राज्य के जो राज्य हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। तो इसमें है कि मंत्री परिषद के जो सदस्य होंगे वो किस में होंगे? अनुच्छेद तीसरी अनुसूची में। अब है प्रश्न, निम्न में से संसद के अभिन्न अंग है, यानी संसद के कौन कौन से अंग है, संसद किन किन से मिलकर के बनी है? तो लोकसभा से, राज्यसभा से, राष्ट्रपति से और उपयुक्त सभी से। तो ये तीनों इसमें शामिल है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इनसे मिलकर के संसद बनती है। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 552। और राज्यसभा में 250। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में जो वास्तविक संख्या दे रखी है ये अधिकतम हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 545 इसमें चुने जाते हैं और 245 इसमें चुने जाते हैं। और राष्ट्रपति, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी। अब लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, प्रथम लोकसभा कब आई, कब गठन हुआ था? 1952 में। कब गठन हुआ था? 1952 में। और उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलकर, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन और ओम बिरला। तो जो प्रथम थे वो तो कौन थे? गणेश वासुदेव मावलकर। और ये मीरा कुमार कौन थी? प्रथम महिला, प्रथम
महिला लोकसभा अध्यक्ष। और सुमित्रा महाजन दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, और ओम बिरला जो कि वर्तमान में इसके लोकसभा अध्यक्ष हैं, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है। और वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? 70वीं। और ये ओम बिरला जी कहाँ से हैं? कोटा राजस्थान के ही है, राजस्थान में कोटा लोकसभा क्षेत्र से। अब लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? ये लोक लेखा समिति क्या है? एक वित्तीय समिति है जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की मिलकर के एक समिति बनाई जाती है, जो कि इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है CAG, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, जो अपनी रिपोर्ट देता है ना, उसके ऊपर ये क्या करती है? उसका जो रिपोर्ट CAG देगा, उस रिपोर्ट के ऊपर ये उसकी जांच करती है कि जो रिपोर्ट में जो खर्चे किए गए थे और उन खर्चों के ऊपर जो CAG ने रिपोर्ट दी है वो क्या सही है या गलत है। तो उसके लिए दोनों सदनों की सदस्यता, दोनों सदनों के सदस्य मिलकर के बनते हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के। लोकसभा व राज्यसभा दोनों के बन करके मिलेंगे, तो उसमें लोकसभा के 15 सदस्य होंगे और राज्यसभा के 7 सदस्य होंगे। इसका जो अध्यक्ष होगा, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? विपक्ष का नेता। तो इसमें से देखो 22 कौन सा? 15 + 5 7 = 22। तो लोक लेखा समिति में कुल सदस्य होंगे 22। अब है उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? जब संविधान बना था उस टाइम में क्या प्रोविजन किए गए थे कि कुल कितने न्यायाधीश होंगे, और उसके बाद में समय समय के साथ में न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन करके वर्तमान में कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो मुख्य न्यायाधीश व 7 न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश व 30 न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश व 33 न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश व 49 न्यायाधीश। तो जब संविधान बना था उस टाइम में प्रोविजन किया गया था कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा, वह 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। ये संविधान बना था उस टाइम के प्रोविजन है। उसके साथ साथ बढ़ा करके वर्तमान में प्रोविजन किए गए हैं कि मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। कितने होंगे? 33। तो 1 + 33 यानी टोटल कितने होंगे? 34 न्यायाधीश होंगे। 34 न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में, मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ। और ये मुख्य न्यायाधीश व 49 अन्य न्यायाधीश हैं, ये राजस्थान हाई कोर्ट के, राजस्थान उच्च न्यायालय में। टोटल कितने होंगे? 1 + 49 = 50 न्यायाधीश होंगे, यानी 50 से अधिक न्यायाधीश नहीं होंगे राजस्थान हाई कोर्ट में वर्तमान संदर्भ में। अब है किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? किसके रूप में? धन विधेयक के रूप में। तो धन विधेयक क्या है? ऐसा कोई विधेयक जिसमें कर लगाया जाए या कर को कम किया जाए या परिवर्तन किया जाए, इससे संबंधित, या कोई संचित निधि या आकस्मिक निधि से में धन को रखा जाए या उससे निकाला जाए, तो वो क्या होंगे? धन विधेयक होंगे। यानी कर में परिवर्तन, व संचित निधि और आकस्मिक निधि में धन रखा जाए या निकाला जाए। किस किस में? संचित और आकस्मिक निधि से, वो क्या होंगे? धन विधेयक होंगे। और उन्हें प्रमाणित कौन करता है कि यह धन विधेयक होगा या नहीं है?
तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसे किसकी पूर्व मंजूरी से रखा जाएगा धन विधेयक को? वो रखा जाएगा राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से। राष्ट्रपति की पहले मंजूरी लेंगे, फिर उसे लोकसभा में रखा जाएगा। और ये अनुच्छेद 110 अनुच्छेद 110 के तहत इसकी प्रक्रिया की जाती है। और इसके बारे में ये बताएगा लोकसभा अध्यक्ष कि ये धन विधेयक है या नहीं है। अगर कोई धन विधेयक है तो उसके संबंध में राज्यसभा की शक्तियां न्यून हो जाती है। राज्यसभा उसमें केवल मात्र 14 दिन की विलंबकारी शक्तियां रखती है, यानी 14 दिन मात्र विलंब कर सकती है। उसके अलावा वो परिवर्तन करे तो लोकसभा माने तो माने, नहीं तो नहीं भी माने। यानी राज्यसभा के पास केवल 14 दिन की विलंबकारी शक्तियां होती है। अब है केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? प्रथम विधि अधिकारी, यानी इसे प्रथम विधि अधिकारी भी बोलते हैं। और दूसरा इसके लिए शब्द है महान्यायवादी। महान्यायवादी तो कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, कानून मंत्री, महाधिवक्ता और महान्यायवादी। तो ये कौन होगा? महान्यायवादी। अब ये कार्य क्या करता है? प्रथम विधि अधिकारी के कार्य क्या होंगे कि भारत सरकार को, किसको? भारत सरकार को लीगल एडवाइजर के रूप में कार्य करेगा। अगर भारत सरकार का कोई भी मामला कोर्ट में, उच्च न्यायालय में कहीं या सुप्रीम कोर्ट में अगर भारत सरकार के खिलाफ केस होता है या भारत सरकार किसी के खिलाफ केस पेश करती है तो उसकी पैरवी करेगा महान्यायवादी, पैरवी करेगा। साथ ही सरकार को अगर कहीं कानून की जरूरत हुई, कानून से संबंधित कोई सलाह लेने की जरूरत हुई तो वो इनसे सलाह लेगी, उसके लिए इन्हें नियत वेतन देती है। तो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? केसी वेणुगोपाल। केसी वेणुगोपाल। और प्रथम कौन थे? भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? वो थे एम.सी. शीतल। ये एक प्रकार का सरकार का वकील होता है जो सरकार अपने केसों की पैरवी करने के लिए, अपने मुकदमों की पैरवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रखती है। और ये महाधिवक्ता होता है राज्य के स्तर पर, राज्य सरकार का वकील होता है। ये राज्य सरकार का वकील। इसे अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। और वह राज्य के जो केस होते हैं या मुकदमे होते हैं, राज्य सरकार जिस मुकदमे पर अपनी पैरवी रखती है तो वो महाधिवक्ता के थ्रू रखवाती है। अब वर्तमान में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं? विधान परिषद है। विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद। तो क्या राजस्थान में विधान परिषद है? अब राजस्थान में विधान परिषद नहीं है तो वर्तमान में भारत के कुल कितने राज्यों में है? 3 में, 4 में, 5 में और 6 में। कितने में है? 6 राज्यों में। और राजस्थान में अब विधान परिषद की देखें तो राजस्थान में नहीं है। राजस्थान ने अब तक 2 बार केंद्र सरकार को विधान परिषद के लिए लिख करके भेजा है कि राजस्थान में विधान परिषद का गठन किया जाए। विधान परिषद का गठन किसमें होगा? अनुच्छेद 169 में। और वो क्या प्रावधान है कि विधानसभा, जिस राज्य की विधानसभा में जितनी सीट है उसकी 1/3 सीट, 1/3 सीटें विधान परिषद की होंगी। तो अब राजस्थान में अगर विधान परिषद होगी तो उसकी कितनी सीटें होंगी? 200 विधानसभा की 200 है तो इसकी 1/3 कितनी होगी? 66 सीटें होगी। 66 सीटें राजस्थान में
विधान परिषद की आएगी। अब है कि जो कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो 6 राज्यों में। वो कौन कौन से हैं देखें, बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और तेलंगाना। अब विधान परिषद, इन 6 स्टेट्स में विधान परिषद के प्रावधान है। साथ ही अभी एक तो राजस्थान ने भेज रखा है, और दूसरा एक पश्चिमी बंगाल ने और अभी अपना प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेज रखा है। यानी 2 स्टेट हैं जो अभी अपना प्रस्ताव, जिनका प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लंबित है विधान परिषद बनाने का। अब देखते हैं कि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, विधान परिषद के सदस्य, उन सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो ये भी एक राज्यसभा के समान स्थायी सदन है, उच्च सदन है, स्थायी सदन है। तो इसके भी जो सदस्य होंगे उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, और प्रति वर्ष 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य नए चुने जाएंगे। अब है संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता है या संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। संविधान में अब वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं जिनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। संविधान जब बना था उस समय कितनी भाषाओं को दर्जा था, उसके बाद में वर्तमान में कुल कितनी भाषाओं को दर्जा है। तो संवैधानिक मान्यता, और क्या राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता है? नहीं है। तो जब संविधान बना था उस समय 14 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त था, और वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। कितनी है? 22 भाषाएं हैं। और 22 भाषाएं हैं, उनमें से 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है, जिनका साहित्य है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा है। यानी 22 तो संवैधानिक भाषा है, उनमें से 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा है। और राजस्थान में राजस्थानी भाषा नहीं है, राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। अब है स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? जीवी मावलकर, सुकुमार सेन, TN शेषन और सुशील चंद्र। इनमें से कौन थे स्वतंत्र भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त? जीवी मावलकर कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, लोकसभा के सुकुमार सेन ये प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। TN शेषन, इनके समय में निर्वाचन आयोग में काफी सुधार हुए थे, इसलिए ये चर्चा में रहते हैं। सुशील चंद्र जो कि वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त हैं। वर्तमान में कौन है भारत के निर्वाचन आयुक्त? सुशील चंद्र। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950, 1 अप्रैल 1935, 1 जनवरी 2015 और 1 जुलाई 2017। अब सभी डेट, जो ये डेट है, किसी न किसी की स्थापना हुई है या कोई लागू हुआ है। तो देखते हैं 15 मार्च 1950 को क्या लागू हुआ था? किसकी स्थापना हुई थी? किसकी हुई थी? योजना आयोग की। और वर्तमान में ये चालू है या नहीं है, इसको नीति आयोग ने रिप्लेसमेंट कर दिया इसका। अब है 1 अप्रैल 1935 को किसकी स्थापना हुई थी? RBI की। तो अब RBI का वर्तमान में गवर्नर कौन है? RBI का वर्तमान गवर्नर कौन है?
शक्तिकांत, इनका कुछ दिनों पहले ही कार्यकाल बढ़ाया गया है। 1 जनवरी 2015 को किसकी स्थापना हुई थी? नीति आयोग की, 1 जनवरी 2015 को। और 1 जुलाई 2017 को क्या था? जीएसटी लागू हुई थी। तो इसमें केवल 1% के लिहाज से नहीं देखे, हर तारीख को अलग अलग फोरम में देखे कि ये क्या था और इससे संबंधित क्या है। जीएसटी लागू हुई थी। अब नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग कौन होगा? भारत के प्रधानमंत्री। और ये होंगे इसके अध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन है इसके? राजीव कुमार। और सीईओ नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। ये कार्य कैसे करता है? नीति आयोग कार्य कैसे करेगा? ये करता है बॉटम टू अप, यानी ग्रामीण स्तर की योजनाएं होंगी, उन्हें जिला स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर उन योजनाओं का इंप्लीमेंट किया जाएगा। यानी यहां से योजनाएं, यहां की आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएं बढ़ाई जाएंगी, उन्हें लागू यहां से किया जाएगा, फिर यहां से, और इस प्रकार से चलता है। अब है मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रंगनाथ मिश्र, अरुण कुमार मिश्रा, HL दत्तू और पिनाकी चंद्र घोष। तो रंगनाथ मिश्र क्या थे? ये प्रथम थे, फर्स्ट मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे। और वर्तमान में कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। तो वर्तमान में अभी मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2019 आया, उसमें मानवाधिकार में कौन उसका अध्यक्ष बन सकता है, कौन उसके सदस्य बन सकते हैं, या सदस्यों में महिला होगी या नहीं होगी, उनके कार्यकाल को लेकर के अधिनियम 2019 में परिवर्तन किया गया। तो वो परिवर्तन क्या था? पहले प्रावधान क्या था कि मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष केवल और केवल उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर होगा वो ही बन सकता है। लेकिन वर्तमान में इसमें संशोधन करके ये किया गया कि कोई भी न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का, यानी उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश वर्तमान में इसका अध्यक्ष बन सकता है। और इसकी कार्यकाल पहले कितना था? 5 वर्ष या 70 वर्ष था, जो अब घटा करके कर दिया 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। साथ ही एक और प्रोविजन किया गया कि जो सदस्य संख्या होगी वो सदस्य संख्या 1+3 होगी। 1+3, एक अध्यक्ष होगा, 3 इसके सदस्य होंगे। उन 3 सदस्यों में से एक सदस्य महिला अनिवार्य होगी, एक महिला सदस्य अनिवार्य होगी। अब है HL दत्तू, जिसने मानवाधिकार आयोग को कहा था दंत विहीन बाघ, यानी कि पावरलेस आयोग कहा था इसने। फिर था पिनाकी चंद्र घोष, ये कौन है वर्तमान में? ये है लोकपाल के अध्यक्ष, लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष। थैंक यू दोस्तों।